नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। आज हम क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ने वाले हैं और वीडियो के अंत में 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। यह जुड़ाव अचानक हुआ या धीरे धीरे, इसमें व्यापार, उपनिवेशवाद, युद्ध और उद्योग की क्या भूमिका रही। यह अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं बताता बल्कि यह समझाता है कि आज की दुनिया ऐसी क्यों है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का अर्थ क्या है। अलग अलग देशों का आपस में जुड़ जाना। यह जुड़ाव व्यापार, लोगों की आवाजाही और विचारों के माध्यम से होता है। मतलब अलग अलग देश कैसे जुड़ते हैं, जब एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं या दूसरे देश से एक दूसरे देश में लोग आते हैं या जाते हैं, तो इस तरह दूसरे देश और पहले देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव को ही हम लोग कहते हैं भूमंडलीकृत का होना। ठीक है, यह कोई एक दिन की घटना नहीं है बल्कि सैकड़ों वर्षों में बनी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। मतलब ये कोई एक दिन में एक देश दूसरे देश से नहीं जुड़ जाता है, यह बहुत समय लगता है जुड़ने में एक दूसरे से। प्राचीन वैश्विक संपर्क, रेशम मार्ग। बहुत पहले भी दुनिया पूरी तरह अलग नहीं थी। रेशम मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे। मतलब रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिस रास्ते से होकर लोग एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया, फिर एशिया से अफ्रीका तक लोग यात्रा करते थे। ये एक तरह का जुड़ाव था और यही जुड़ाव वास्तव में भूमंडलीकृत होता है। ठीक है, इसी को हम लोग भूमंडलीकृत का होना कहते हैं। इन मार्गों से रेशम, मसाले, कपड़े और कीमती धातुओं का व्यापार होता था। देखिए, बहुत पहले से ये जुड़ाव होता आया है। ये ऐसी घटना नहीं है कि अचानक हो गया, अचानक एक देश दूसरे देश से जुड़ गया। बहुत पहले से लोग एक देश में आते जाते थे और इस तरह से उनका जुड़ाव होता गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार के साथ साथ विचार, धर्म और संस्कृति भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची। इसी कारण बौद्ध धर्म एशिया के कई भागों में पहुंचा। मतलब सिर्फ व्यापार ही नहीं, वहाँ के विचार, धर्म, संस्कृति और ये सब भी एक देश से दूसरे देशों में फैलने लगा। मतलब यहाँ का धर्म कहीं और अपनाया जाने लगा, वहाँ का भाषा कहीं और अपनाया जाने लगा। तो ये सब चीज़ों का भी विकास धीरे धीरे एक देश से दूसरे देशों में देखने को मिलता है भूमंडलीकृत विश्व के अनुसार। और क्या होता है, समुद्री मार्ग और अमेरिका की खोज। ठीक है, समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज होती है। 15वीं सदी में यूरोपीय देशों ने समुद्री रास्तों की खोज की। 15वीं सदी में यूरोपीय देशों ने समुद्री रास्तों का मतलब समुद्र से कैसे कहीं और जाया जा सकता है, इसकी खोज किसने की थी? यूरोपीय देशों ने। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और क्या हुआ कि अमेरिका से आलू, मक्का और टमाटर यूरोप पहुँचे। ठीक है, अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ पहुँचे यूरोप में? तो आलू, मक्का और टमाटर। ठीक है, उसके बाद यूरोप में, इससे यूरोप में क्या क्या हुआ, क्या क्या विविधताएँ हुई? भोजन की विविधता बढ़ी, मतलब अलग अलग तरह के भोजन पहुँचे। जनसंख्या में वृद्धि हुई, एक जगह से दूसरे जगह लोग गए तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ा। जीवन शैली बदली, मतलब यहाँ के रहन सहन में भी वहाँ के रहन सहन दोनों में अदला बदली हुआ और इसमें बदलाव हुआ। और क्या दिखता है कि यह दिखाता है कि एक खोज ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। मतलब एक खोज कैसे दुनिया को बदलती है, एक दूसरे से लोग कैसे मिलजुल के रहने लगते हैं। उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यापार। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, जो यूरोपीय देश थे ब्रिटेन वगैरह, उन्होंने क्या किया, एशिया पर, अफ्रीका पर, अमेरिका पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पे शासन करने लगा। इसी भूमंडलीकृत अवस्था के दौरान उपनिवेशों का उपयोग कच्चा माल प्राप्त करने, तैयार माल बेचने के बाजार के रूप में किया गया। मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया उसका उपयोग उन्होंने कैसे किया, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया, तैयार माल बेचने के लिए बाजार के रूप में किया। मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया, क्या किया, वहाँ पे
कच्चा माल का यूज किया, मतलब सामान को बनाया और बना करके क्या किया, वहीं पे बेचना शुरू किया उन्होंने। भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इससे यूरोप में लाभ हुआ, लेकिन उपनिवेशों का शोषण हुआ। ठीक है, मतलब इससे यूरोप में तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन भारत में इसका बहुत शोषण हुआ। इसका भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग बढ़े, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 18वीं 19वीं सदी से उद्योग की क्रांति हुई। मशीनों के उत्पादन बहुत बढ़ गई। मशीनों से उत्पादन मतलब मशीनों से सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की मांग बढ़ गई, मतलब उत्पादन बढ़ने लगा, इससे कच्चा माल जिससे सामान बनाया जाता है उसका मांग बढ़ने लगा। नए बाज़ारों की ज़रूरत पड़ी और भी बाज़ार की ज़रूरत पड़ी। इसी कारण वैश्विक व्यापार तेज़ी से फैला। ठीक है, वैश्विक व्यापार मतलब एक देश से दूसरे जगह सामान जाना आना और तेज़ हो गया, और दुनिया ज़्यादा जुड़ती चली गई, और भी दुनिया जुड़ती चली गई, मतलब और भी देश एक दूसरे के साथ मिलते चले गए। ठीक है, श्रमिकों के वैश्विक प्रवास, श्रमिकों का वैश्विक प्रवास। इस समय रोजगार की तलाश में यूरोप से लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। भारत से गिरमिटिया मजदूर कैरिबियन, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका भेजे गए। ठीक है, मतलब लोगों का भी प्रवास होना शुरू हो गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, और यह प्रवास अनुबंधित श्रम प्रणाली पर आधारित था। यह प्रवास अनुबंधित श्रम प्रणाली पर आधारित था, और इससे एक वैश्विक श्रम बाजार बना। प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 से उत्पादन और व्यापार प्रभावित हुई। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय सामान जो बनता था उसमें और व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह जाने में सामान में बहुत दिक्कतें आई, और ये बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, 1929 ईस्वी की महामंदी आई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गिर गया, बेरोजगारी बढ़ी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, एक दूसरे से लोग लड़ने लगे थे। ठीक है, एक देश दूसरे देश से लड़ने लगे थे, पूरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, पूरे विश्व में लड़ाई छिड़ गई थी। ठीक है, भारत में किसानों को उपज के बहुत कम दाम मिले। ठीक है, भारत में जो किसान फसल उगाते थे उसको बहुत कम दाम में लिया जाने लगा। इससे क्या हुआ, इससे गरीबी और बढ़ता चला गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध और नई विश्व व्यवस्था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बाद अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका इसका फ़ायदा उठाया और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था बनी, और क्या हुआ, IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक स्थिरता, मतलब वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य था। आज हमने समझा कि भूमंडलीकृत विश्व बनना कोई एक घटना नहीं, बल्कि व्यापार, उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति और युद्धों से जुड़ी एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम 40 इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, रेशम मार्ग किन किन महाद्वीपों को आपस में जोड़ते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया, यूरोप और अफ्रीका। मतलब रेशम मार्ग जो अभी हम लोगों ने पहले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि रेशम मार्ग किन किन देशों को जोड़ता था, तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। सवाल नंबर 2 है कि रेशम मार्गों के माध्यम से किस धर्म का प्रसार एशिया के विभिन्न भागों में हुआ? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, एशिया के अन्य देशों में भी हुआ था इसका प्रचार। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में व्यापार के साथ साथ किसका आदान प्रदान भी होता था? मतलब व्यापार के साथ और भी क्या चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाती थी? तो आंसर हो जाएगा वस्तुओं के साथ विचारों और संस्कृतियों का। मतलब वस्तु तो जाते ही थे, और वहाँ का विचार और वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, ये सभी चीज़ एक दूसरे से अदला बदली होता रहता था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती थी। अगला सवाल है आपका कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा तो भारत की खोज किया था।
तो आंसर हो जाएगा आपका कोलंबस। अगला सवाल है आपका कि अमेरिका से यूरोप पहुंची फसलों में कौन कौन शामिल थी, मतलब कौन कौन सी फसलें अमेरिका से यूरोप में पहुंची थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू, मक्का और टमाटर अमेरिका से यूरोप में पहुंची थी। ठीक है। अगला सवाल है कि 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार के विस्तार का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार के विस्तार का मुख्य कारण क्या था, तो औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योग बहुत सारा बन गए थे जिसके कारण क्या हुआ था, वैश्विक व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में शुरू हुई थी, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद रखें। अगला सवाल है आपका कि औद्योगिक देशों को कच्चे माल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आंसर हो जाएगा आपका मशीनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ने के कारण। मतलब औद्योगिक देशों को कच्चे माल और क्यों चाहिए थे, तो मशीन ज़्यादा बढ़ गया था, मशीन बढ़ने से उत्पादन और ज़्यादा होने लगा था, तो इससे कच्चा माल और ज़्यादा चाहिए था उनको बनाने के लिए सामान को। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत औपनिवेशिक काल में किस रूप में उपयोग किया जाता था। भारत औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था तो किस रूप में इसका यूज़ किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा कच्चे माल के तौर पर बाजार के रूप में, मतलब कच्चे माल के रूप में, और मसाला यहीं से मिलता था। ठीक है। तो कच्चे माल के रूप में और बाजार के रूप में, मतलब यहीं पे सामान को बेचा भी जाता था। अगला सवाल है गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से जाए गए थे। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कैरिबियन, अफ्रीका और एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से ले गए थे। ठीक है। कैरिबियन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से कौन ले जाए गए थे, तो गिरमिटिया मजदूर को ले जाए गए थे। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर प्रणाली का संबंध किससे है। गिरमिटिया मजदूर प्रणाली का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुबंधित श्रम से संबंधित था। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा उत्पादन और व्यापार पर बाधित हुआ था। मतलब उत्पादन सामान को उत्पादन में और व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होता था। ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना मुश्किल हो जाएगा, तो ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि 1929 की महामंदी की शुरुआत किस देश से शुरू हुई थी। ठीक है। किस देश से हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका से महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है कि महामंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या हुआ। महामंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या हुआ। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, भारी गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई थी कब, जब महामंदी हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका कि महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी जब हुआ था तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर हो जाएगा किसानों को उपज कम दाम पर मिले। ठीक है। किसानों को उपज के दाम कम मिले, मतलब किसान जो उपज करते थे उसको कम दाम पे, कम रेट पे उसको खरीदा गया था। ये बहुत बड़ा घाटा हुआ था किसानों को। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आंसर आपका हो जाएगा 1939 से 1945 तक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था, तो 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था, तो आपका आंसर ये है कि 1939 से 1945 तक। अगला सवाल है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश महाशक्ति बनकर उभरा, तो कौन सा देश था, तो वो देश था अमेरिका। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की स्थापना कब हुई। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये 1944 में ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक स्थिरता, मतलब विश्व के आर्थिक स्थिरता को देखना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक मुद्रा सहयोग के लिए। IMF एक विश्व बैंक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक मुद्रा सहयोग के लिए। अगला सवाल है आपका कि विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, वही सवाल है कि विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका ये विकसित देशों की सहायता के लिए, विकासशील देशों की सहायता के लिए। विकासशील देश का मतलब होता है कि जो देश अभी विकास कर रहा है, पूरा विकसित नहीं हुआ है लेकिन अभी विकास कर रहा है, उसको हम लोग विकासशील देश कहते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 23 की 19वीं सदी में श्रमिकों का प्रवास क्यों बढ़ा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रोजगार की तलाश में। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाने लगे? तो रोजगार की तलाश में, उनको अपने काम के तलाश में जाना पड़ा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि यूरोप में लोग मुख्य रूप से कहाँ प्रवास कर गए? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। लोग वहाँ अधिकतर लोग वहीं चले गए थे। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि वैश्विक श्रम बाजार का निर्माण कब हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा ये 19वीं सदी में वैश्विक श्रम बाजार का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद मतलब कि दूसरे देशों पर कब्जा करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका कि कच्चे माल और बाज़ारों पर नियंत्रण। ठीक है, कच्चे माल और बाज़ारों पर नियंत्रण। अगला सवाल है कि वैश्विक व्यापार के विस्तार से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ? जब वैश्विक व्यापार एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचा जाने लगा तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? तो औद्योगिक देशों को। ठीक है, औद्योगिक देशों को ज़्यादा फायदा हुआ था। बड़े बड़े जो कंपनी वाले देश थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ था। महामंदी के दौरान बेरोजगारी क्यों बढ़ी? जब महामंदी हुआ था उस समय बेरोजगारी क्यों बढ़ी थी? मतलब लोगों को काम कम क्यों मिल रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापार ठप होने के कारण। मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था, जिसके कारण क्या हुआ था? बेरोजगारी बढ़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा परिवर्तन आया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। आपका आंसर हो जाएगा ये आर्थिक सहयोग बढ़ा। आर्थिक सहयोग बढ़ा। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा परिवर्तन आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आर्थिक सहयोग बढ़ा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैश्विक संपर्कों के विकास में किसका योगदान नहीं है? वैश्विक संपर्कों में के विकास में किसका सहयोग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये पृथक्करण। ठीक है, व्यापार का तो था। ठीक है, जब वैश्विक संपर्क मतलब एक देश दूसरे से कैसे संपर्क करते थे? तो व्यापार तो था, मतलब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता था। युद्ध भी था, युद्ध से भी लोग अब एक देश में दूसरे देश में जाना पड़ता था। उपनिवेशवाद मतलब दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए भी दूसरे देश में जाना होता था। लेकिन पृथक्करण नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? पृथक्करण। अगला सवाल है कि भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन थी? मतलब भारत से निर्यात की जाने वाली, भारत से सामान को दूसरे देशों में भेजा जाता था, तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये कच्चा कपास, जो भारत से दूसरे देशों में जाती थी। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि यूरोप में भोजन की विविधता बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में भोजन की विविधता बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी फसलों का आगमन। ठीक है, अमेरिकी फसलों का आगमन मतलब अमेरिकी फसल आने लगे थे। अगला सवाल है आपका कि 19वीं सदी में परिवहन में सुधार का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका व्यापार बढ़ा। परिवहन में क्या सुधार हुआ? व्यापार बढ़ने लगा। अगला सवाल है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा देशों की जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। मतलब देश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती थी। अगला सवाल है कि उपनिवेशों में किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? उपनिवेशों में मतलब एक देश जब दूसरे देश पर कब्जा करता था, राज करता था, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? तो किसान और मजदूर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगला सवाल कि रेशम मार्गों के महत्व का एक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका व्यापार सांस्कृतिक संपर्क। ठीक है, रेशम मार्गों के महत्व का क्या कारण था? तो व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क।
अगला सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस समस्या ने विश्व को घेरा। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सी समस्या विश्व को घेरा था? तो आंसर हो जाएगा आपका महामंदी ने। ठीक है, महामंदी, पूरे देश में मंदी हो गया था। अगला सवाल है कि वैश्विक संपर्कों का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब विश्व में एक देश दूसरे देश से जुड़े थे, इस बात को क्यों पढ़ाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व के आपसी संबंध समझने के लिए। विश्व के आपसी संबंध मतलब एक दूसरे से क्या संबंध है ये समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ये आपका कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया। मतलब बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़ने में समय लगा था, कोई अचानक से नहीं हो गया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक इतिहास के विकास को समझना। मतलब विश्व के इतिहास को समझना कि विश्व में कैसे विकास हुआ एक देश का दूसरे देश का। ठीक है, यही समझना था। तो यह था क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 3 का पूरा इम्पोर्टेंट MCQ 40 इम्पोर्टेंट MCQ था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।